चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। एक तरीका ये भी है कि जब कंक्रीट कास्ट होने के बाद स्टिपुलेटेड टाइम पर स्ट्रक्चरल एलिमेंट का फॉर्मवर्क रिमूव किया जाता है, तब भी हम पता लगा सकते हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसा होगा। कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि टेक्सचर जो होता है कंक्रीट का वो अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसा कि अभी आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपने आपके फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखे होंगे, जहाँ पे ये लिखा होता है कि व्हाट इज़ दिस, ये चीज़ है क्या और उसके रीज़न क्या क्या है। तो दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम इसे हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनीकॉम्बिंग क्या होता है और उसके होने के कारण। अगर हनीकॉम्बिंग होता है तो उसको कैसे रोकना चाहिए या फिर होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वो दूसरे पार्ट में हम ले लेंगे, उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं कि हनीकॉम्बिंग क्या है और उसके होने के कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हनीकॉम्बिंग है क्या, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर में होने वाली ये डिफेक्ट्स जो है, जो हनीकॉम्बिंग के नाम से जानी जाती है, वो कैसे होता है। तो हनीकॉम्बिंग जो है वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है एक आरसीसी स्ट्रक्चर्स का। जो एरिया अगर आपको ऐसा दिखे कि जहाँ पे आपको कोर्स एग्रीगेट्स ऊपर की सरफेस पे दिखने लगे आफ्टर रिमूवल ऑफ कंक्रीट, तो वो चीज़ जो है वो हनीकॉम्बिंग कहलाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही कोर्स और रॉकी एक्सपीरियंस दिखेगा और लुक जो उसका होगा वो परफेक्टली हनी बीज के नेस्ट जैसा दिखेगा, इसलिए उसको जाना जाता है हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट के नाम से। और उसका जो सरफेस है बहुत ही रफ रहता है, उसमें अगर आप देखो तो बहुत सारे वॉइड्स रहेंगे, गैप्स रहेंगे कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में। और कई कई जगह पे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रेनफोर्समेंट की नीचे की जो सरफेस होती है उस तक कंक्रीट पहुंचा ही नहीं, और बहुत सारे बड़े बड़े गैप्स होने के कारण आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बड़ा हनीकॉम्बिंग आपको देखने को मिल सकता है। और हनीकॉम्बिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि हनीकॉम्बिंग जो है वो है एग्रीगेट के बीच का स्पेस है जहाँ पे मोर्टार पहुँचा ही नहीं। तो कंक्रीट हनीकॉम्बिंग जो है वो नॉर्मली देखा जाता है कॉलम और बीम के जो जंक्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का ओवर क्राउडिंग होता है, यानी कि बहुत सारे रेनफोर्समेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और कंक्रीट को या फिर एग्रीगेट को वहाँ पे जाने के लिए जगह ही नहीं होती है, तो इसके कारण हो जाता है हनीकॉम्बिंग आरसीसी स्ट्रक्चर में। कंक्रीट का जो हनीकॉम्बिंग है वो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ तो रिड्यूस करता ही है, मगर उसके साथ साथ वो एक पैसेज बनाता है वाटर पेनिट्रेशन के लिए, और जब वाटर उसमें पेनिट्रेट हो जाता है तो रेनफोर्समेंट का कोरोजन भी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी स्टील एक्सपोज्ड हो और उसकी पैरामीटर पे बहुत ही डीपली आपको रेनफोर्समेंट दिखने लगे कंक्रीट में, तो हनीकॉम्बिंग जो होता है वो आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ वीकन करने के साथ साथ आपका जो एडिशनल स्पालिंग ऑफ कंक्रीट और द ड्यूरेबिलिटी आपके जो स्ट्रक्चर की होती है उसको भी लूज़ कर देता है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो बराबर परफॉर्म नहीं करेंगे और स्ट्रक्चरली आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे हार्मफुल एजेंट्स जिसे बोलते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर और एयर भी उसमें पास हो जाती है, और उसी के कारण जो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कई बार देखा है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो फॉर्मवर्क खुलने के बाद ऐसा नज़ारा देखने के बाद बहुत ही उनके जो क्वेश्चंस होते हैं और वो भी कंसर्न होते हैं इसके बारे में, हनीकॉम्बिंग के टेक्सचर के बारे में, कि स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है उसके कारण कितना रिड्यूस होगा और उसको रिड्यूस ना हो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो
ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताती है कि ये स्ट्रक्चर का जो डिफेक्ट है वो एकदम से सीरियस डिफेक्ट माना जाता है। आइए अब देखते हैं कॉजेज ऑफ हनीकॉम्ब्स, यानी कि हनीकॉम्ब्स होने के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण मैं ये मानता हूँ कि इम्प्रॉपर वर्केबिलिटी, यानी कि जो कंक्रीट यूज़ किया जाता है उसकी वर्केबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है। यानी कि जब भी आप कंक्रीट करते हो तो उसका जो कंक्रीट जब आप पोर करते हो उसका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंक्रीट स्टिफ हो गया है, कुछ देर के बाद उसको पोर किया जाता है, तो वो कंक्रीट डेफिनेटली आपके जो आरसीसी मेंबर है उसमें हनीकॉम्बिंग छोड़ के ही जाएगा। और कंक्रीट मिक्स प्रॉपर नहीं किया गया है, कोहेसिव मिक्स आपका नहीं बना है। एक जगह पे मोर्टार का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, एक जगह पे एग्रीगेट का पार्ट ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो प्लेसमेंट जब भी उसका होता है और उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट हर जगह पे अलग अलग होता है, तो उसके रेनफोर्समेंट के हिसाब से उसकी जो वर्केबिलिटी है वो मैनेज होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली पुअर सीमेंट टू वाटर रेशियो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के कारण वर्केबिलिटी अफेक्ट होती है, और वर्केबिलिटी अफेक्ट होने के कारण हनीकॉम्बिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न मैं बताऊँ तो कंक्रीट जो होता है वो एकदम से बहुत पहले से ही सेट हो जाता है, क्योंकि कई साइड पे क्या होता है कि कुछ मैनेजिंग थिंग्स वहाँ पे नहीं होते हैं, और कंक्रीट जो होता है वो अगर उसका सेटिंग्स टाइम स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसको पोर किया जाता है, तो डेफिनेटली ऐसा कंक्रीट हर जगह पे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेगा, और वो हनीकॉम्बिंग आपकी सरफेस पे डेफिनेटली वो डिफेक्ट पैदा कर देगा। नंबर 3 पे एडिशनल वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि जब भी वाटर सीमेंट रेशियो आप कैलकुलेट करते हो उसका वर्केबिलिटी आपके स्ट्रक्चर के रेनफोर्समेंट के हिसाब से मेंटेन करते हो, मगर साइड पे देखें तो कई बार वाटर ज़्यादा डाल दिया जाता है, कई बार कम डाल दिया जाता है। सो ऐसे जो मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस होती है उसके कारण उसकी जो वर्केबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि आपको एक्सपेक्टेड वर्केबिलिटी नहीं मिलती है, और उसी के कारण जो कंक्रीट होता है वो रेनफोर्समेंट में पेनिट्रेट नहीं करता। और कई जगह पे तो ये भी देखा गया है कि आपका जो मोर्टार का जो मास होता है और एग्रीगेट होता है वो भी कई जगह पे आपको सेपरेट देखने को मिलता है, यानी कि कई जगह पे ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसी के कारण अगर एक जगह पे रेनफोर्समेंट में अगर बहुत सारे बड़े बड़े एग्रीगेट्स भी वहाँ पे स्टैगर्ड हो गए तो ये प्रॉब्लम आपको आगे देखने को मिल सकती है। अगर कम पानी डाला तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने एडिशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा कर दिया तो भी क्या होगा कि जो स्लरी है वो फॉर्म वर्क से कहीं ना कहीं से तो निकल जाएगी, तो वो भी आपके कंक्रीट को हार्म कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आपको जो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी जो है वो एकदम से प्रॉपर बनाए रखना है, क्योंकि हनीकॉम्बिंग का प्रॉब्लम आपको आगे जाके ना दिखे। नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन और द वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कि हर एक कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वाइब्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वाइब्रेशन अच्छी तरह से नहीं प्रोवाइड किया गया तो क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट है वो आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में बहुत ही नीचे की सतह पे पहुंच नहीं पाएगा। मगर दो चीज़ हैं, एक्सेस वाइब्रेटर अगर प्रोवाइड किया गया वहाँ पे तो क्या होता है कि आपका जो वाइब्रेशन प्रोवाइड करने से मोर्टार का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपके फॉर्मवर्क्स जो होते हैं उसमें से लीक कर जाता है। और अगर आपका वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही कम प्रोवाइड किया गया है तो आपका कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं होगा, और जिस जगह पे कंक्रीट जा नहीं सकता उस जगह पे पहुंचेगा नहीं। तो वाइब्रेशन जो है वो एकदम से बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपरली होगा तभी आप हनीकॉम्बिंग से बच सकते हो। नेक्स्ट देखें तो प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट, यानी कि उसको हम बोलेंगे हाई फ्री फॉल। कई जगह पे बहुत हाइट से ही कंक्रीट को डाला जाता है,
यानी कि सेपरेशन का बहुत ही इश्यू इसमें रहता है, और अगर सेपरेशन हो जाता है तो ये भी एक रीज़न है कि आपका कंक्रीट हनीकॉम्ब निकलेगा। नेक्स्ट देखें तो टिपिकल स्पॉट्स, यानी कि टिपिकल स्पॉट्स माने जाते हैं बीम टू बीम जंक्शंस होते हैं या फिर बीम टू कॉलम जंक्शंस होते हैं। ऐसे जंक्शन पे रेनफोर्समेंट का जो ओवर क्राउडिंग आपको बहुत सा देखने को मिलता है, उसके कारण उस जगह पे कंक्रीट को जाने की जगह नहीं होती है। तो डेफिनेटली उस जगह पे आपको कंक्रीटिंग बहुत ही बढ़िया करना चाहिए और वहाँ पे वाइब्रेशन भी प्रॉपरली करना चाहिए और उसका बहुत सारा केयर लेना चाहिए जिससे आप इस हनीकॉम्बिंग से बच सके, क्योंकि वहाँ पे रेनफोर्समेंट का लेयर पे लेयर आता है और उसके कारण कंक्रीट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाता। आगे देखें तो प्रेजेंस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट का साइज आपने बहुत ही बड़ा सेलेक्ट कर दिया है और रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है वो इतना सा नहीं है। कई कई जगह पे ओवर क्राउडिंग की वजह से रेनफोर्समेंट के बीच का जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम है और आपके एग्रीगेट का साइज है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसी कारण क्या होगा कि डेफिनेटली एग्रीगेट जो है या फिर ओवरऑल कंक्रीट जो है वो रेनफोर्समेंट के नीचे नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपको जब भी आप फॉर्म वर्क खोलेंगे तो आपको हनीकॉम्बिंग तो दिखने ही वाला है। यानी कि मोर कोर्स एग्रीगेट्स जो आप यूज़ करते हैं, जब आपने डिज़ाइन मिक्स किया है तो उसको ही आपको प्रोपोर्शन में करना चाहिए कि जितना आपका स्टील का स्पेसिंग मेंटेन होने वाला है उसके हिसाब से ही आपको उसका प्रोपोर्शन डिसाइड करना चाहिए। अगर ये चीज़ डिसाइड नहीं की है तो एग्रीगेट के कारण भी आपको हनीकॉम्बिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लेस कवर, यानी कि कवर अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका एग्रीगेट का साइज़ जो है वो उससे बड़ा है तो वो कंक्रीट उस सतह पे फिट नहीं होगा, वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो आपको पूरी जो सरफेस है वहाँ पे हनीकॉम्बिंग देखने को मिलेगा और आपका रेनफोर्समेंट जो है वो भी आपको एक्सपोज कंडीशन में मिल सकता है। नेक्स्ट है कि जहाँ पे फॉर्मवर्क आपका वाटर टाइट नहीं है, यानी कि बहुत सारे लीकेजेस के प्रॉब्लम है, तो अगर फॉर्मवर्क वाटर टाइट नहीं है तो वहाँ से आपकी जो कंक्रीट की स्लरी है वो बाहर निकल सकती है और आपका जो खाली कोर्स पार्ट है एग्रीगेट का वही रह जाएगा। तो वो जब आप फॉर्मवर्क ओपन करोगे तो वो रफ सरफेस तो आपको इसके कारण दिखेगी। यानी कि आपका जो फॉर्मवर्क है वो मेंटेन होना चाहिए और आपकी जो स्लरी और एग्रीगेट दोनों साथ में अगर होमोजेनियस कंडीशन में होंगे तभी आपको वाइब्रेशन करने के बाद एक प्रॉपर फिनिश सरफेस मिलेगी कंक्रीट की सरफेस पे। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया कि स्टिल कंजेशन वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टिल कंजेशन बहुत सारी जगह पे है तो वो कंक्रीट को कहीं भी अलाउ नहीं करेगा। यानी कि स्टील का जितना कम कंजेशन हो वो आपको ध्यान रखना है। स्टील का दोनों स्टील का बीच का स्पेसिंग जो है वो भी बना रहे और उसकी जो स्पेसिंग है उसमें आपका कंक्रीट जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, वो आपको जब आप स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं उस वक्त बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है। और लास्ट में है कि इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बार्स एट कॉलम एंड बीम जंक्शंस, बिकॉज ये जो दो प्लेसेस हैं वो एकदम से स्पॉट्स माने जाते हैं हनीकॉम्बिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका स्टील प्रॉपरली डिज़ाइन है, डिटेलिंग भी प्रॉपर है, मगर उसका प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, तो ये चीज़ जो है वो कंक्रीट को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होने देगी और उसके हिसाब से खाली एक रेनफोर्समेंट के इम्प्रॉपर प्लेसिंग से हिसाब से भी आपको हनीकॉम्बिंग कंक्रीट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी हनीकॉम्बिंग के बारे में। हनीकॉम्बिंग क्या है और उसके होने के कारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हनीकॉम्बिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है और अगर सरफेस पे आपको हनीकॉम्बिंग दिख गया है तो उसका रिपेयर टेक्निक्स कौन कौन से हैं। तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे टेक टॉक वीडियोस हम लेके आने वाले हैं आगे। इस वीडियो के साथ एक आपको पोल भी यहाँ पे मिल जाएगा, उस पोल पे भी आपका जो आंसर है वो दीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में और नए कोई टॉपिक के बारे में आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।